आज की वीडियो में हम समाज यानी सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो समाज शब्द से हम सभी परिचित होते ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जीवन है वहीं समाज भी है। समाज एक अत्यधिक प्रचलित शब्द है जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में व्यक्तियों के समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, धर्म समाज, विद्यार्थी समाज तथा बाल समाज आदि शब्दों का प्रयोग व्यक्ति इसी अर्थ में करते हैं। कुछ लोग समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में अथवा एक समिति या संस्था के रूप में भी करते हैं। इसी कारण समाज के अर्थ के संबंध में काफ़ी अनिश्चितता पाई जाती है। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग जनसाधारण द्वारा लगाए गए इन अर्थों में नहीं होता, वरन यह एक विशिष्ट अर्थ को प्रतिपादित करता है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है तथा विज्ञान होने के नाते इसकी अपनी एक शब्दावली है। समाजशास्त्र में मैकइवर एवं पीस ने समाज से संबंधित अपनी परिभाषा दी है, जिसे समाज के विभिन्न पक्षों को पूरी तरह से स्पष्ट करने वाली माना जाता है। उनके अनुसार समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों, प्रभुत्व एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों और उनके विभाजनों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। इस निरंतर परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स है और यह सदैव परिवर्तित होता रहता है। समाज समाजशास्त्र की एक प्रमुख एवं अत्यंत महत्वपूर्ण संकल्पना है। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग सामाजिक संबंधों के ताने बाने के लिए किया जाता है। इस दृष्टिकोण में समाज एक मूर्त संगठन नहीं, अपितु मात्र सामाजिक संबंधों की एक अमूर्त व्यवस्था है। सामाजिक संबंध कम से कम दो व्यक्तियों के बीच स्थापित होते हैं तथा इसके साथ ही यह भी अनिवार्य है कि वे व्यक्ति एक दूसरे के अस्तित्व के प्रति जागरूक हों। सामाजिक संबंधों के इसी जाल को समाज कहा जाता है। समाज की कुछ परिभाषाएं देखते हैं जो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछी भी जा सकती हैं। गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है। यह एक संगठन तथा औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं। लैपियर के अनुसार समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं, वरन यह समूह के अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था है। नेक्स्ट परिभाषा कूले के अनुसार समाज रीतियों या प्रक्रियाओं का एक जटिल ढांचा है जिसमें प्रत्येक जीवित है और दूसरों के साथ अंतक्रिया करते हुए बढ़ता है। इस प्रकार जटिल संपूर्ण ढांचे में एक ऐसी एकरूपता पाई जाती है कि जो एक भाग में होता है उसका शेष भाग पर भी प्रभाव पड़ता है। र्यूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। उपयुक्त वर्णित विभिन्न परिभाषाएं समाज शब्द का समाजशास्त्रीय अर्थ तथा इसके विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करती हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार केवल व्यक्तियों के समूह को ही समाज नहीं कहा जा सकता। वास्तव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के नाते जिस संगठन को जन्म देता है वह समाज कहलाता है। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को कहा जाता है।
ये संबंध उन सभी व्यक्तियों के बीच पाए जाते हैं जो मानव समाज के सदस्य होते हैं। समाज का संगठन अपने सदस्यों के व्यवहारों तथा संबंधों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। समाज में रहने वाले व्यक्ति परस्पर व्यवहार भी करते हैं, जिनके द्वारा उनमें परस्पर सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है। ये सामाजिक संबंध इतने अधिक व्यापक, संपूर्ण व जटिल होते हैं कि इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वास्तव में समाज इन्हीं सामाजिक संबंधों का जाल है। ये संबंध ही प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से संबंधित एवं अन्योन्याश्रित करते हैं। सामाजिक संबंधों में निरंतरता पाई जाती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए ईवी र्यूटर ने कहा है कि जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं है बल्कि जीवित रहने की एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु नहीं है बल्कि संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना होने के कारण एक अमूर्त धारणा है। इससे सदस्यों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों की संपूर्णता व जटिलता का भी पता चलता है। अर्थात समाज की प्रकृति अमूर्त है, जिसे देखा नहीं जा सकता, परंतु इसी के अंदर समाज की विभिन्न कार्यप्रणालियाँ चलती हैं, जिससे समाज एक व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं अब समाज की प्रमुख विशेषताएं। समाज की प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी विशेषताओं का भी उल्लेख किया जाए। समाज में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसमें पहला है अमूर्त संकल्पना। इसमें समाज का रूप मूर्त न होकर अमूर्त है। यह अपने आप में विभिन्न सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। ये ऐसे संबंध हैं जिनमें कि लोग परस्पर जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है केवल व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं। इसमें समाज केवल व्यक्तियों का एक समूह नहीं, वरन मनुष्यों में जो पारस्परिक सामाजिक संबंध होते हैं, उन्हीं की एक व्यवस्था का जाल है। व्यक्तियों के एक समूह को समिति तथा समुदाय के नाम से पुकारा जा सकता है, समाज के नाम से नहीं। नेक्स्ट है समाज में समानता। इसमें सहयोग और पारस्परिक संबंध समाज के मुख्य आधार हैं, परंतु सहयोग और संबंध तब ही संभव हैं जबकि व्यक्तियों में समरूपता हो। सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों में शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की समानताएं हों, क्योंकि समानताओं के परिणाम स्वरूप ही उनकी आवश्यकताएं भी समान ही होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है। गिडिंग्स के अनुसार समाज का आधार सजातीयता की भावना है। नेक्स्ट है समाज में असमानता। इसमें समाज में एकरूपता अथवा समानता के साथ ही विषमता या असमानता भी पाई जाती है। समाज के समस्त व्यक्तियों में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। लिंग, आयु तथा शारीरिक क्षमता आदि के भेद सामाजिक संबंधों एवं जीवन में असमानता उत्पन्न करने के प्रमुख साधन हैं। इस विषमता या भेदों के कारण ही समाज के समस्त व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्यों में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है पारस्परिक जागरूकता। इसमें मनुष्यों में सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों को एक दूसरे के अस्तित्व का ज्ञान हो। यदि दो व्यक्ति एक दूसरे से अनभिज्ञ एवं मुख मोड़े विपरीत दिशा में खड़े हैं तथा परस्पर अप्रभावित हैं, तो ऐसी दशा में उनमें सामाजिक संबंध स्थापित नहीं होंगे।
अतः समाज की स्थापना का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जबकि इन व्यक्तियों को एक दूसरे के अस्तित्व का ज्ञान होता है और वे परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं। इस प्रकार समाज के लिए व्यक्तियों का एक दूसरे के अस्तित्व के प्रति जागरूक होना अनिवार्य है। अगला है सहयोग एवं संघर्ष। इसमें समाज के सदस्यों में दो प्रकार के संबंध होते हैं, सहयोगपूर्ण और संघर्षमय। समाज का प्रमुख आधार सहयोग है। सहयोग के अभाव में समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सहयोग के कारण ही श्रम विभाजन सफल होता है। सहयोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में पाया जाता है। सीमित क्षेत्र में सहयोग का प्रत्यक्ष रूप अधिक पाया जाता है तथा विस्तृत क्षेत्र में अप्रत्यक्ष सहयोग का अधिक महत्व होता है। जैसे परिवार में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं, परंतु समाज की निरंतरता के लिए यह अनिवार्य है कि संघर्ष सहयोग के अंतर्गत ही पाया जाए तथा कुछ सीमा से ऊपर होने पर इस पर नियंत्रण रखा जाए। नेक्स्ट है पारस्परिक निर्भरता। इसमें व्यक्तियों की अनेक आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही व्यक्तियों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इसकी पूर्ति बिना एक दूसरे की सहायता की नहीं हो सकती। इस आधार पर व्यक्तियों में परस्पर निर्भरता उत्पन्न होती है तथा समाज का निर्माण होता है। अगला है समाज और जीवन। इसमें समाज और जीवन में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ठीक ही कहा जाता है कि जहाँ जीवन है वहीं समाज है। समाज का संबंध केवल प्राणी जगत से ही होता है, उसका निर्जीव जगत से कोई संबंध नहीं है। वैसे पशु और पक्षियों का भी समाज होता है, परंतु समाजशास्त्र का संबंध केवल मानव समाज से ही होता है। मानव समाज का स्तर पशु समाज के स्तर से अधिक ऊंचा होता है। मानव समाज पशु समाज से इसलिए भी भिन्न है क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, जो कि पशुओं में नहीं होती है। नेक्स्ट है निरंतर परिवर्तनशीलता। इसमें समाज एवं उसके सदस्यों में व्याप्त संबंधों की व्यवस्था स्थिर न होकर परिवर्तनशील होती है। समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा में बताया था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है तथा सदैव परिवर्तित होता रहता है। और भारत के प्राचीन ग्रंथों में समाज के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख विविध प्रकार से किया गया है। जैसे वैदिक साहित्य एवं हिंदू शास्त्रों में, जैसे उपनिषदों, महाभारत एवं गीता आदि ग्रंथों में वर्ण एवं जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली, आश्रम व्यवस्था, विभिन्न संस्कारों तथा ऋण व्यवस्था जैसे अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक पहलुओं का विधिवत विवरण मिलता है। और अरस्तु, प्लेटो और कौटिल्य के ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें समाज के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है व्यक्ति और समाज में संबंध के बारे में सिद्धांत। व्यक्ति एवं समाज के आपसी संबंध की अभिष्ट व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। क है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसको व्यक्ति और समाज के संबंध में एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ग्रीस के सोफिस्टों ने किया था। वे राज्य को एक कृत्रिम संस्था के रूप में मानते थे
जिसका जन्म एक समझौते के फलस्वरूप हुआ, परंतु इस सिद्धांत का व्यवस्थित प्रतिपादन 17वीं शताब्दी में रूसो, हॉब्स तथा लॉक ने किया। हॉब्स के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का जीवन स्वच्छंद था। वह बिना किसी अंकुश की स्वतंत्रता पूर्वक रहता था। उसके अनुसार इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों का जीवन पशुओं के समान व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित था। अर्थात जब समाज नहीं था, सोसाइटी नहीं थी, तो मनुष्य एक इंडिपेंडेंट प्राणी था। वो जो चाहे नॉर्मल और अब नॉर्मल व्यवहार कर सकता था। उसे रोकने जैसी कोई पुलिस और प्रशासन जैसी कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में अच्छे बुरे, न्याय और सत्य असत्य का कोई प्रश्न नहीं उठता था। परंतु प्राकृतिक अवस्था से मनुष्य शीघ्र ही उबता गया। अपने जीवन को अधिक सुरक्षित करने के लिए व्यक्तियों ने परस्पर मिलकर समझौता किया। वह समाज को जन्म दिया और उसे कुछ अधिकार सौंप दिए गए। व्यक्ति को प्रमुखता देने के कारण ही इस सिद्धांत को कई बार व्यक्तिवादी विचारधारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सावयवी सिद्धांत। इसमें व्यक्ति और समाज के संबंध को दर्शाने वाला ये दूसरा प्रमुख सिद्धांत है, सावयवी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। उनके अनुसार समाज प्राणी शास्त्रीय या सावयवी व्यवस्था है। सावयवी का अर्थ है विभिन्न अवयवों से बनी एक समग्र रचना, जैसे कि प्राणी शरीर। ये मैंने आपको सामाजिक संरचना वाली वीडियो में भी बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव समाज भी एक सावयव है। जिस प्रकार प्राणी शरीर विभिन्न कोशिकाओं सेल्स से मिलकर बनता है, उसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों से समाज की रचना होती है। मानव शरीर के समान समाज जन्म लेता है, युवा होता है, वृद्ध होता है तथा मर जाता है। शरीर में जो स्थान कोशिकाओं का होता है, वही स्थान समाज में व्यक्तियों का होता है। हमारे शरीर में जो कार्य शिराएं और धमनियां करती हैं, वही कार्य समाज में समितियां और संस्थाएं करती हैं। स्पेंसर के अलावा अगस्ट कॉम्टे भी इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले प्रमुख विद्वान थे। इस सिद्धांत को समष्टिवादी विचारधारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सामूहिक मन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक पेरेटो, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले तथा बोसांके आदि हैं। यह सिद्धांत सावयवी सिद्धांत से मिलता जुलता है। इसके समर्थक विद्वानों के अनुसार समाज का स्वरूप मन, माइंड के समान है। पेरेटो के अनुसार समाज वृहद शब्दों में लिखा एक मस्तिष्क है। हीगल के अनुसार समाज व्यक्ति से उच्चतर है और वह व्यक्ति के विशुद्ध तथा नित्य और शाश्वत तत्व का साकार रूप है। व्यक्ति का जो महत्व और मूल्य है, वह सब समाज की सदस्यता के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस प्रकार समाज को व्यक्ति के ऊपर सर्वोच्च अधिकार है। हीगल और उसके अनुयायी समाज को एक महानतम प्राणी, एक आत्मा तथा एक अतिसत्ता के रूप में मानते हैं, जिसके अधीन रहकर कार्य करना व्यक्ति के लिए श्रेयस्कर होता है। अन्य शब्दों में व्यक्ति के मन से समाज का मन उच्चतर है।
दुर्खीम के अनुसार समाज के मन का व्यक्तियों के मन से भिन्न अस्तित्व है और वह उनसे उत्कृष्ट है। यह मन या सामूहिक चेतना ऊंचे प्रकार का चैत्य जीवन है। वह व्यक्तिगत मन को आत्मसात करना चाहता है। ऐसी दशा में व्यक्ति को समाज के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तत्पर रहना चाहिए। यह सिद्धांत भी समष्टिवादी विचारधारा पर आधारित है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट है समाज एवं एक समाज में अंतर। समाजशास्त्र में समाज तथा एक समाज शब्दों का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। सामाजिक संबंधों की अमूर्त व्यवस्था को समाज कहा जाता है, जबकि वास्तविक संबंधों से बने हुए व्यक्तियों के संगठन को एक समाज कहा जाता है। किसको कहा जाता है? व्यक्तियों के संगठन को। व्यक्तियों का संगठन होने के नाते एक समाज एक मूर्त संकल्पना है जिसे देखा जा सकता है। समाज की संकल्पना सार्वभौमिक है, जबकि एक समाज सीमित एवं क्षेत्रीय संकल्पना है। जिन्सबर्ग ने एक समाज के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि एक समाज कुछ विशेष प्रकार के संबंधों में बंधे हुए व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह है जो उन्हें ऐसे व्यक्तियों से पृथक करता है जिनके व्यवहार उनसे भिन्न होते हैं। इसी प्रकार मेंजर ने कहा है कि एक समाज मनुष्यों का एक समूह समझा जाता है जो कुछ सामान्य कार्यों में सचेत अंश ग्रहण करता है। एक समूह भौगोलिक सीमाओं से प्रतिबंधित होता है तथा इसकी प्रकृति मूर्त होती है। समाज तथा एक समाज में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं, जिसमें पहला है समाज अमूर्त होता है जबकि एक समाज मूर्त होता है जिसे देखा जा सकता है। दूसरा है समाज का स्वरूप विशाल व विस्तृत होता है जबकि एक समाज अपेक्षाकृत सीमित व छोटा होता है। तीसरा है समाज की कोई भी भौगोलिक सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती जबकि एक समाज को भौगोलिक सीमाओं से प्रतिबंधित होता है। चौथा है एक समाज अधिक सरल एवं परिवर्तनशील होता है जबकि समाज अत्यधिक जटिल और अधिक स्थायी भी होता है। पांचवा है समाज बहुसांस्कृतिक होता है जबकि एक समाज में प्रायः एक ही संस्कृति विद्यमान होती है। छठा है समाज के सदस्यों में व्यवहारों, मनोवृत्तियों और क्रियाओं का एक जैसा होना आवश्यक नहीं, जबकि एक समाज के सदस्यों में समानता का कुछ न कुछ सीमा तक होना आवश्यक है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू है देन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।